कल्पना कीजिए कि कल सुबह आप सोकर उठें और पता चले कि घर के राशन का बिल अचानक से दुगना हो गया है। जो कि किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से कोई 4000 किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में किसी मालवाहक जहाज का रास्ता बदल दिया गया है। मतलब ये कोई डरावनी कहानी या कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। सही कहा। अर्नस्ट एंड यंग, जिसे हम लोग ईवाई के नाम से जानते हैं, उनकी बिल्कुल ताज़ा मार्च 2026 की एक विस्तृत रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार ये वो हकीकत है जो इस वक्त सीधे भारत की अर्थव्यवस्था से टकरा रही है। और इसका असर काफी गहरा होने वाला है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हमारा मिशन सिर्फ कुछ भारी भरकम आर्थिक आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य इस ट्विन इंजन, यानी जो ये दोहरा खतरा है, उसे डिकोड करना है। राइट। हम ये समझेंगे कि कैसे एक बाहरी युद्ध भारत की विकास दर को धीमा कर रहा है और ठीक उसी समय महंगाई की आग को भड़का रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल यही है कि दुनिया के एक हिस्से में हो रहा ये जो जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक संघर्ष है, ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की नसों में दौड़ रहे खून को कैसे प्रभावित कर रहा है। देखिए, अगर हम इससे बिल्कुल बुनियादी स्तर पर समझें हम्म। तो आज की वैश्वीकृत दुनिया में जो वैश्विक व्यापार और हमारी सप्लाई चेन्स हाँ, हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन। हाँ, ग्लोबल सप्लाई चेन, तो वो इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि एक जगह का झटका पूरी दुनिया में महसूस होता है। ईवाई की ये रिपोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से एक खाका खींचती है कि आने वाले महीनों में ये बाहरी झटका भारत के वित्तीय भविष्य को कैसे बदलने वाला है। और ये सिर्फ मैक्रो लेवल पर नहीं है, बल्कि आम लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, उस पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। मतलब सीधे हमारी जेब पर। एग्जैक्टली। जब दुनिया के किसी एक हिस्से में महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग या एनर्जी रूट्स बाधित होते हैं, तो उसका असर सिर्फ शेयर बाजार के चार्ट्स पर नहीं दिखता। वो सीधे उन बुनियादी चीजों की लागत में जुड़ जाता है जिन पर कोई भी देश पूरी तरह निर्भर करता है। और जब हम बुनियादी चीजों की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के उन बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों पर जाने से पहले उस ईंधन पर बात करना जरूरी है जो असल में इस पूरी अर्थव्यवस्था के इंजन को चलाता है। आप ऊर्जा संकट की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऊर्जा संकट। रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने रखे गए हैं वो वाकई किसी को भी चौंका सकते हैं। मतलब देखिए, फरवरी 2026 में, जो कि बहुत पुरानी बात नहीं है। हाँ, कुछ ही हफ्ते पहले, तब कच्चे तेल या क्रूड ऑयल की कीमत सिर्फ $69 प्रति बैरल के आसपास थी। मतलब एक काफी स्थिर और सामान्य कीमत। सही कहा। लेकिन फिर पश्चिम एशिया का संकट गहराता है और 24 मार्च 2026 तक ये कीमत रॉकेट की तरह उछलकर $147.2 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है। जो कि एक बहुत ही भारी उछाल है। एग्जैक्टली। ये 113% से ज्यादा की छलांग है। इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे मान लीजिए आपके घर का बजट अचानक दोगुना हो जाए क्योंकि बाजार में राशन की कीमत आसमान छूने लगी है। लेकिन आप खाना खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। वही तो, कारखाने को चलाने वाली मुख्य मशीन की बिजली का बिल अचानक दोगुना हो जाए लेकिन आपके पास कारखाना बंद करने का कोई विकल्प ना हो। भारत के लिए कच्चे तेल की स्थिति भी वैसी ही है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की जो 90% आयात निर्भरता है ना, वो इस स्थिति में सबसे बड़ी भेद्यता या कह लें सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। 90% बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा है। जब कोई देश अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहरी दुनिया से खरीदता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का हर छोटा बड़ा उछाल सीधे घरेलू अर्थव्यवस्था में एक झटके की तरह प्रवेश करता है। बिल्कुल। रिपोर्ट ये भी रेखांकित करती है कि भारत प्राकृतिक गैस और कृषि के लिए जो अत्यंत आवश्यक उर्वरक है, यानी फर्टिलाइजर्स, हाँ फर्टिलाइजर्स, उनके लिए भी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। पता है, ये फर्टिलाइजर वाला पहलू अक्सर चर्चाओं में पीछे छूट जाता है। लोग आमतौर पे सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ है तो बस पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराना महंगा होगा। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इसका सीधा असर खेती, किसानों की लागत और फिर सीधा हमारी खाने की थाली पर भी पड़ता है। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है। मतलब प्राकृतिक गैस और हमारी सब्जियों की कीमत के बीच ये तार कैसे जुड़ा है? मैं बताती हूँ। ये एक बहुत ही सीधा रासायनिक और आर्थिक समीकरण है।
प्राकृतिक गैस का उपयोग सीधे तौर पर यूरिया और अन्य नाइट्रोजन आधारित उर्वरक बनाने में एक मुख्य कच्चे माल के रूप में होता है। ओहो, अच्छा। हाँ, तो जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संकट आता है तो प्राकृतिक गैस की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अब महंगी गैस का मतलब है कि उर्वरक बनाने वाली कंपनियों की जो उत्पादन लागत है वो बढ़ गई। और वो अपनी जेब से तो नुकसान सहेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, वे इस लागत को आगे बढ़ाएंगी, जिससे बाजार में उर्वरक महंगे हो जाएंगे। अब सोचिए, एक किसान को अपनी फसल उगाने के लिए उसी खाद के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। राइट। तो किसान की जो इनपुट लागत है उसका बढ़ने का सीधा अर्थ है कि जब वो अपनी फसल, चाहे वो गेहूं हो, टमाटर हो या दाल हो, जब वो मंडी में बेचने जाएगा तो उसे अपनी लागत वसूलने के लिए अधिक कीमत चाहिए होगी। तो मतलब एक सुदूर देश में गैस की कीमत बढ़ने का सीधा असर हमारे स्थानीय बाजार में मिलने वाले अनाज और सब्जियों की कीमत पर पड़ता है। एग्जैक्टली। ये तो पूरी तरह से एक चेन रिएक्शन की तरह है। और जब किसान की लागत बढ़ती है, आम इंसान का राशन महंगा होता है और कारखानों का परिवहन खर्च बढ़ता है, तो ये सारा बोझ अंततः देश के राष्ट्रीय बजट तक पहुंचता है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक गणित को पूरी तरह बिगाड़ देता है। बिल्कुल। और यहीं से हम ईवाई रिपोर्ट के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो इसी मैक्रो इकोनॉमिक गणित और वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी FY27 के अनुमानों पर बात करता है। इसके आंकड़े काफी चिंताजनक है ना? रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि FY27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर में 1% की गिरावट का अनुमान है। मतलब जो पहले 7% आकी गई थी वो अब गिरकर 6% रह सकती है। और इसके साथ ही महंगाई का आंकड़ा भी डराने वाला है। हाँ, खुदरा मुद्रास्फीति यानी सीपीआई में 4% के बेसलाइन से 1.5% की भारी बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है, जिसका मुख्य कारण सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा की ये बढ़ती लागत है। पर यहाँ मैं एक आम इंसान के नजरिए से सोचना चाहता हूँ। कागज पर 1% की गिरावट बहुत छोटी लगती है, मतलब 7 से 6%। क्या 1% से सच में इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि हमें इसे लेकर गंभीर चिंता करनी चाहिए? देखिए, 1% सुनने में भले ही एक छोटा सा अंश लगे, लेकिन जब हम भारत जैसी विशाल $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं ना, तो जीडीपी का 1% खरबों रुपए के बराबर होता है। खरबों रुपए? हाँ, इसे जमीनी स्तर पर समझना हो तो 1% विकास दर कम होने का मतलब है कि जो नए कारखाने इस साल खुलने वाले थे उनके निर्माण पर रोक लग गई है। जो कंपनियां अपने व्यापार का विस्तार करके सैकड़ों नए लोगों को रोजगार देने वाली थीं, उन्होंने अनिश्चितता के कारण अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ये सीधे तौर पर रोजगार सृजन को धीमा करता है। अच्छा, मतलब इसका सीधा असर जॉब मार्केट पे पड़ता है? बिल्कुल। जो युवा इस साल श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए अचानक से अवसरों की भारी कमी हो जाती है। यानी ये सिर्फ कागजों पे लिखी जाने वाली कोई सांख्यिकी नहीं है, ये उन लाखों नौकरियों के बारे में जो अब पैदा ही नहीं होंगी। एकदम सही। और इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है वो दूसरा पहलू, यानी मुद्रास्फीति, जो 1.5% बढ़ रही है। महंगाई वाला हिस्सा। हाँ, इसे इस तरह देखिए, एक तरफ अर्थव्यवस्था धीमी होने के कारण लोगों की आय बढ़ने की दर या नए रोजगार मिलने की दर कम हो गई है, और दूसरी तरफ जो पैसा इस वक्त लोगों की जेब में है उसकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, एग्जैक्टली, उसकी परचेजिंग पावर लगातार कम हो रही है। चीजें महंगी हो रही हैं। जब परिवहन महंगा होता है तो सुई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक हर उस चीज की कीमत बढ़ जाती है जिसे ट्रकों या जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो ये तो एक दोहरा प्रहार हो गया। बिल्कुल, आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार यह सिर्फ भविष्य यानी FY27 का कोई अनुमान भर नहीं है। इसका असर व्यवसायों पर अभी से यानी मार्च 2026 में ही दिखना शुरू हो गया है। हाँ, डेटा तो यही बता रहा है। रिपोर्ट में जिक्र है कि प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियों में गिरावट आ रही है। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो PMI पर आधारित हैं। मार्च 2026 के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग का PMI गिरकर 53.8 पर आ गया है, जिसे 4.5 साल का निचला स्तर बताया गया है। हाँ, और सिर्फ कारखाने ही नहीं, सर्विस सेक्टर का PMI भी गिरकर 57.2 पर आ गया है। पर इस सब से पहले कि हम इन नंबरों से घबराएं,
मुझे लगता है कि हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ये पीएमआई जमीन पर मापता क्या है। ये बहुत वैलिड सवाल है। मतलब किसी को भी इस 53.8 या 57.2 नंबर की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये समझना बहुत जरूरी है। पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स असल में अर्थव्यवस्था के मूड या दिशा को नापने का एक बहुत ही सटीक और जमीनी पैमाना है। अच्छा। इसे इस तरह समझें, हर बड़े कारखाने या कंपनी में एक व्यक्ति होता है जिसका काम कच्चा माल खरीदना होता है। अगर वो व्यक्ति आज ज्यादा कच्चा माल खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि उसे उम्मीद है कि कल उसकी कंपनी का उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में उसके माल की मांग होगी। लॉजिकल है। तो पीएमआई इन्हीं प्रबंधकों के सर्वेक्षण पर आधारित एक नंबर है। इसमें 50 के नंबर को एक बेसलाइन या सीमा रेखा माना जाता है। मतलब अगर नंबर 50 से ऊपर है तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और 50 से नीचे है तो सिकुड़ रही है। बिल्कुल, अगर नंबर 50 से ऊपर है तो मतलब विस्तार हो रहा है और 50 से नीचे है तो संकुचन हो रहा है। तो जब हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई 53.8 पर आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है, क्योंकि वो अभी भी 50 से तो ऊपर ही है। हाँ, एग्जैक्टली। कारखाने अभी भी चल रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में पहली बार गति इतनी धीमी हो गई है। ये ऐसा है जैसे कोई गाड़ी 100 की स्पीड पर चल रही हो और अचानक ड्राइवर ने पैर एक्सीलेटर से हटाकर हल्का सा ब्रेक पर रख दिया। हाँ, एक बहुत तेज झटका। हाँ, गाड़ी अभी भी आगे बढ़ रही है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेजी से कम हो रही है। तो ये सिर्फ कारखानों के बंद होने के बारे में नहीं है, ये उस सुस्ती के बारे में है जो पूरे सिस्टम में फैल रही है और इंजन और पीछे लगे यात्री डिब्बे दोनों को इस तेज झटके का असर महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है। मैन्युफैक्चरिंग का तो समझ आता है कि भाई कच्चा माल महंगा हुआ तो उत्पादन धीमा हो गया, लेकिन सर्विस सेक्टर यानी सेवाएं जैसे आईटी हो गया, होटल या रेस्टोरेंट्स, उनका पीएमआई भी क्यों गिर रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। रिपोर्ट में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्टनिंग डोमेस्टिक डिमांड, यानी कमजोर पड़ती घरेलू मांग। क्या इसका मतलब ये है कि क्योंकि लोगों का बुनियादी खर्च बढ़ गया है इसलिए वे बाकी चीजों पर खर्च करना बंद कर रहे हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़े ना तो यही कमजोर पड़ती घरेलू मांग वर्तमान में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वो कैसे? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू खपत पर चलती है। जब आम लोगों का बजट तेल, गैस, परिवहन और महंगी सब्जियों की भेंट चढ़ने लगता है तो उनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए पैसा ही नहीं बचता। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब जो गैर जरूरी या शौक की चीजें? हाँ, बिल्कुल। कोई परिवार जो इस महीने एक नया टीवी खरीदने या वीकेंड पर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने की योजना बना रहा था, वो अब उस पैसे को महंगे हो चुके राशन और पेट्रोल में लगा रहा है। इसका असर तो सीधा बाजार पर दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। जब लोग रेस्टोरेंट में जाना कम कर देंगे तो रेस्टोरेंट का मालिक नई भर्तियां नहीं करेगा या अपने कर्मचारियों की छटनी करेगा। राइट। जब लोग नया टीवी या कपड़े नहीं खरीदेंगे तो रिटेल स्टोर का व्यापार धीमा होगा। यही कारण है कि सर्विस सेक्टर का पीएमआई भी गिरकर 57.2 पर आ गया है। और इसी वजह से रिपोर्ट ये भी बताती है कि नए ऑर्डर्स की ग्रोथ पिछले 3 सालों में अपनी सबसे धीमी गति पर है। एग्जैक्टली। जब बाजार से मांगी नहीं आएगी तो कोई भी कंपनी उत्पादन क्यों बढ़ाएगी? ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जहां कम मांग के कारण उत्पादन घटता है, उत्पादन घटने से नौकरियां कम होती हैं और नौकरियां कम होने से मांग और ज्यादा गिर जाती है। ये चक्र वाकई चिंताजनक है। लेकिन चलिए इस पूरी स्थिति को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। बताइए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कल कोई बहुत बड़ा राजनयिक चमत्कार होता है, पश्चिम एशिया में एक शांति समझौता हो जाता है, युद्ध पूरी तरह से रुक जाता है और रातों रात कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वापस गिरकर $69 पर आ जाती है, जो कि एक आइडियल सिचुएशन होगी। हाँ, तो क्या इसके ठीक अगले दिन पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या टमाटर की कीमतें तुरंत कम हो जाएंगी? रिपोर्ट का जो सबसे डरावना और शायद सबसे यथार्थवादी हिस्सा है वो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं होने वाला। संघर्ष तुरंत खत्म होने पर भी तुरंत कोई राहत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स लैग और कैस्केड इफेक्ट जैसी संरचनात्मक जोखिमों की बात की गई है। मैं समझना चाहता हूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज तेल सस्ता हो गया है तो चीजें तुरंत सस्ती क्यों नहीं होंगी?
ये लॉजिस्टिक्स लैग असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये सोचना बहुत आम है कि वैश्विक व्यापार किसी इलेक्ट्रिक स्विच की तरह काम करता है, जिसे जब चाहे बंद किया और जब चाहे चालू कर दिया। हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन वास्तविकता में ग्लोबल सप्लाई चेन एक बेहद भारी और विशाल मशीनरी है। इसे आप समुद्र में चल रहे एक विशाल 2 लाख टन के मालवाहक जहाज की तरह सोच सकते हैं। अच्छा। अगर कप्तान आज इंजन बंद भी कर दे, मतलब मान लीजिए युद्ध रुक जाए, तो भी जहाज अपने भारी वजन और गति के कारण मीलों तक आगे बढ़ता रहेगा, वो तुरंत नहीं रुक सकता। मोमेंटम की वजह से। हाँ, जब युद्ध शुरू होता है तो सुरक्षा कारणों से समुद्री जहाजों के रास्ते बदल दिए जाते हैं। उन्हें हजारों किलोमीटर लंबे और महंगे रास्तों से गुजरना पड़ता है। बीमा कंपनियां ऐसे जमींदार क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों का प्रीमियम आसमान पर पहुंचा देती हैं। और वो प्रीमियम एकदम से कम तो होता नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। युद्ध खत्म होने के अगले ही दिन ये कंपनियां अपना प्रीमियम वापस कम नहीं करती। वो ये देखने के लिए महीनों इंतजार करती हैं कि क्या शांति सच में स्थायी है। और जो माल पहले ही ऊंचे दामों पर खरीदा जा चुका है, उसका क्या? रिपोर्ट में जिक्र है कि इनपुट कॉस्ट्स यानी कच्चे माल की लागत 45 महीनों में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, जबकि सेलिंग चार्जेस 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर हैं। यही वो दूसरा कारण है जिससे कीमतें तुरंत कम नहीं होती। व्यापार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या एडवांस बुकिंग पर चलता है। मतलब कंपनियों ने पहले से महंगे रेट पर बुकिंग कर रखी है। एग्जैक्टली। अगर किसी भारतीय कंपनी ने अपना उत्पादन चालू रखने के लिए पिछले महीने $147 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चे तेल का भारी स्टॉक खरीद लिया है, तो भले ही आज अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिर जाए, वो कंपनी अपने गोदाम में रखे महंगे तेल को घाटे में तो इस्तेमाल नहीं करेगी ना। हाँ, वो अपना नुकसान क्यों सहेगी? जब तक वो अपनी पुरानी महंगी इन्वेंट्री को पूरी तरह से खपाकर उसका उत्पाद बाजार में बेच नहीं देती, तब तक वो अपने उत्पाद की कीमतें कम नहीं कर सकती। आपूर्ति, भंडारण और परिवहन की पूरी व्यवस्था को वापस अपने पुराने और सस्ते मार्गों पर लौटने में काफी लंबा समय लगता है। और इसी पूरी देरी वाले चक्र को लॉजिस्टिक्स लैग कहा जाता है। एकदम सही। और फिर आता है वो दूसरा शब्द जो रिपोर्ट में है, कैस्केड इफेक्ट। मतलब एक बार जब एक सेक्टर में लागत बढ़ती है तो वो कैसे एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि महंगाई अर्थव्यवस्था में कैसे स्थायी रूप लेने लगती है। कैस्केड इफेक्ट को आप ताश के पत्तों या डोमिनो इफेक्ट की तरह देख सकते हैं। जैसे एक पत्ता गिरा तो सब गिरने लगते हैं। हाँ, जब एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का ईंधन खर्च बढ़ता है तो वो परिवहन शुल्क बढ़ा देती है। उस बढ़े हुए शुल्क का भुगतान एक मैन्युफैक्चरर करता है, जो अपने नुकसान की भरपाई के लिए अपने थोक विक्रेता को माल महंगा देता है। और फिर थोक विक्रेता रिटेलर को महंगा देता है। बिल्कुल। और अंततः आम उपभोक्ता उस पूरी बढ़ी हुई कीमत का बोझ उठाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कंपनियों के भीतर महंगाई की उम्मीदें या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बैठ जाती हैं। मतलब उन्हें लगने लगता है कि आगे भी महंगाई रहेगी। हाँ, ये सिर्फ आज की लागत के आधार पर कीमतें नहीं बढ़ाते, बल्कि वे इस डर से भी कीमतें बढ़ा देते हैं कि भविष्य में लागत और बढ़ सकती है। एक बार जब किसी उत्पाद की कीमत बाजार में बढ़ जाती है और उपभोक्ता उसे उस कीमत पर खरीदने का आदी हो जाता है, तो कंपनियां आसानी से कीमतें वापस नीचे नहीं लाती। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। ये ढांचागत रूप से सिस्टम में समा जाता है, इसीलिए ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम EY की इस पूरी रिपोर्ट और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो तस्वीर बहुत साफ है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त एक क्लासिक ट्विन इंजन खतरे का सामना कर रही है। हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है। एक तरफ दुनिया भर में मची उथल-पुथल और महंगी लागतों के कारण हमारी विकास दर का इंजन धीमा पड़ रहा है, और दूसरी तरफ ऊर्जा बाजारों की बाहरी अस्थिरता हमारी महंगाई के इंजन में लगातार ईंधन डाल रही है। ये सिर्फ नीति निर्माताओं या बड़े अर्थशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की हकीकत है जो कोई छोटा व्यवसाय चला रहा है, अपनी पहली नौकरी खोज रहा है, या सिर्फ अपने घर का महीने का बजट संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यह स्थिति हमें ये दिखाती है कि आज के दौर में कोई भी अर्थव्यवस्था एक अलग थलग द्वीप की तरह काम नहीं कर सकती। बाहरी झटके अपरिहार्य हैं, वो तो आएंगे ही। बिल्कुल। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कोई देश अपनी सप्लाई चेन को कितना लचीला बना सकता है
और घरेलू स्तर पर इन झटकों को सोखने की कितनी क्षमता विकसित कर सकता है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है। ये कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पे इस रिपोर्ट के पन्नों में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण से स्वाभाविक रूप से उपजता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हम अक्सर दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, जिसका सीधा मतलब मजबूत सेनाओं और हथियारों से निकाला जाता है। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हजारों मील दूर किसी दूसरे महाद्वीप में हो रहा एक युद्ध महज कुछ ही हफ्तों के भीतर भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा बदल सकता है, फैक्ट्रियों की रफ्तार धीमी कर सकता है, लाखों नौकरियों पर असर डाल सकता है और आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ सकता है, तो क्या इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में किसी भी तेजी से बढ़ते देश के लिए सच्ची ऊर्जा स्वतंत्रता कभी भी संभव हो पाएगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा का असली मतलब उसकी सेना की सुरक्षा से ज्यादा उसकी ऊर्जा की सुरक्षा पर निर्भर करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मुझे लगता है कि हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। तो आज की इस चर्चा में, इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आपको इन जटिल आर्थिक ताने बाने को समझने में मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए विषय के साथ।